क्लास 8 जियोग्राफी अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। आओ कुछ करके सीखें। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार, जल उपलब्धता का परीक्षण करें। अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली इसके द्वारा प्रभावित हुई है। तंजानिया अफ्रीका का एक छोटा सा गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी मां के हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालने प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूर ही पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए नए वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। मांबा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की विभिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से विभिन्न होना मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। क्या आप जानते हैं विश्व का 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पड़ी रहती है। शेष 70% भूमि पर तो विरल जनसंख्या है। यह निर्जन है। भूमि ऑस्ट्रिया में साल्ज़बर्ग। इस चित्र में आप भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफलों का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत में भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्य विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी की भूमि प्राप्त उपयोग प्रातिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय के संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या बूटियों को एकत्रित करना। इन सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों के सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करने शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग आओ कुछ करके सीखें। अपने घर पड़ोस के कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें। पिछले कुछ वर्षों में हुए भूमि उपयोग परिवर्तन में विषय में सूची एकत्रित कीजिए। प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षा में सूचना पट प्रदर्शित कीजिए।
प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। भूमि उपयोग के समय के अनुसार परिवर्तन। पहले देखिए कितने समय पर इस सारे जगह पर खेती होती थी, उसके बाद मकान बन गया, मकान यहाँ इधर ही बनने लगे। थर्ड चित्र में देखिए और ज़्यादा मकान हो गए। अब देखिए कितने आधुनिकीकरण का ये सब। भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि द्वारा रासायनिक कीटनाशकों को और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मृदा। पृथ्वी के अंदर पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ती है। स्थूल रूप में मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। भूस्खलन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्ध के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों विध्वंस हो जाते हैं। पहाड़ी भूभाग भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। भूस्खलन हो रहा है यहाँ पे। एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पिओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन का कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 को पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव के तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के पास क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है। भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं, उनका प्रबंधन कैसे करना होगा। भूस्खलन को रोकने के लिए कुछ प्रविधियां निम्न हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र बनाकर इससे संभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्राधिकारी दीवार का निर्माण देखिए यहाँ किया गया हुआ है। प्राधिकारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। सही अपवाह तथा झरने प्रवाह के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह तंत्र का उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। प्रतिधारी दीवार का चित्र दिया हुआ है भूस्खलन को रोकने के लिए। मृदा परिच्छेदिका। पहले जनक चट्टान है, यानी ये है। उसके बाद अब क्षैतिज चट्टानी पदार्थ बीच वाले जो बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा यहाँ पाया जाता है। ह्यूमस वनस्पति का ऊपरी मृदा सबसे ऊपरी वाली परत में होती है। शब्दावली अपक्षय। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा का देखिए, मृदा कैसे जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। मृदा
उच्चावच गुणता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा अक्षय ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। मृदा निर्माण के प्रभावित करने वाले कारक। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायवीय कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थायिकृत जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निर्माण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, ज़्यादा ओवरग्रेजिंग, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार है। क्रियाकलाप। भारत के जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदा हो सकती है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं को एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षित कीजिए कि वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। चलिए मल्च बनाना। मल्च क्या होता है? मल्च बनाना। पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। यही मल्च बनाना है। वे देखिए वेदिका फॉर्म की जाती है। ऐसे पहाड़ों पे आपने देखा होगा। समोच्च रेखीय जुताई की जाती है। इस तरीक़ा से पूरा। रक्षक मेखला, पेड़ों को लगाकर मिट्टी के अपरदन को रोका जा सकता है, यानी मृदा के अपरदन को। वेदिका फॉर्म क्या होता है? यहाँ दिया हुआ है, देख रहे हैं, उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई, इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढलान के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं, ये देखिए, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है। क्रियाकलाप यहाँ दिया गया हुआ है, पढ़ लेते हैं। एक ही आकार की अ और ब दो ट्रे लीजिए। इस ट्रे के अंत में 6 छंद बनाइए और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए। अ ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए, जबकि ब ट्रे में गेहूं अथवा चावल के दाने लगाइए। बाद में ब ट्रे के दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हो। दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई एक ओर से मग से जल डालते हैं। दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाली पंकिल जल को 2 अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे से कितनी मृदा बही हुई है। देखिए ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे में देखिए डायरेक्ट है तो पेड़ नहीं है तो मृदा ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन पेड़ लगा देने के बाद मृदा का हर्ष कम हो रहा है। क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष भर थी, जो अब 2000 से बढ़कर 6000 घन मीटर वर्ष भर से भी अधिक हो गई है। चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन
से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ की 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रहण करना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवणीय जल केवल 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण यह मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है? इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा नियंत्रित गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई के लिए करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योग और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। क्रियाकलाप औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर जल का उपयोग करता है। उपयोग पीने के लिए 3 लीटर, खाना बनाने के लिए 4 लीटर, नहाने के लिए 20 लीटर, शौचालय के लिए 4 लीटर या फ्लशिंग के लिए, वस्त्र धोना के लिए 40 लीटर, बर्तन धोना के लिए 20 लीटर, बागवानी के लिए 23 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का है। क्या आप इस उपयोग को कम करने के तरीके सोच सकते हैं? क्या आपको जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाली अमरेली शहर के पास तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, अफ्रीकी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों से संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण। यमुना नदी वहित मल, औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। यमुना नदी आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों का पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कई कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल कृषि, रसायनों और विसर्जन और जल निकायों और औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक है। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पिरकनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इसमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल मानव शरीर में पहुंच जाता है। इन प्रदूषकों को जल निकायों को छोड़ने से पूर्व बाह्य स्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। स्प्रिंकलर यानी पानी छिड़काव हो रहा है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातल प्रवाह को मंद
करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रह पृष्ठीय प्रवाह के बचाने के लिए दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र में स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एक विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रह कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाव के लिए काफ़ी है। प्राकृतिक वनस्पति और अन्य वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देख भिन्न भिन्न भागों के एकत्रित की गई थी। मोना एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, द्वीप छतरों और कुर्सियों को देख सकते हैं? वे बेत और बांस की बनी हैं। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि यह रेशमी कीटनाशकों से प्राप्त किया रेशम कीटों से प्राप्त किया जो शहतूत के पेड़ों से पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पादन प्रदान करते हैं जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और अन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में रेशम का कीट, जैव मंडल में सभी जीवित जाति जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहते हैं। इसी जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और अन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, वस्तु, कीट, जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होता है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देते हैं, फूलों के परागण में मदद करती है और परितंत्र में अपघटन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे तो बड़े हो अथवा छोटे सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। चित्र किलकिला किंगफिशर पक्षी है। ब्रह्मकमल एक औषधीय जड़ी बूटी है। ब्रह्मकमल। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनैक, एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे कीटनाशक से किया जाता है उससे उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे हैं। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। खास स्थल एवं वन। वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन्य, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन्य प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे
वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती है। सामान्यतः वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों को पौधे की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मोस और लाइकेन सम्मिलित होती है। पिछली 2 शताब्दियों में पहले विश्व में जितने लोग, इस समय कहीं और अधिक लोग बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधनों के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया कॉलेज। वन में अजगर का चित्र। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटप्रद हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिसमें कुछ खास प्रजातियों की संख्या सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार वर्षा प्रचुर वन में क्षति में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इसमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिमतेंदुए, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है। दावानल। समाचारों को पढ़िए और ज्ञात कीजिए कि यह अग्नि कैसे प्रारंभ हुई, क्या इसे बचाया जा सकता था। अधिक जानिए। दावानल प्राणी जगत और वनस्पति के संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक खतरा है। दावानल मुख्य रूप से 3 कारणों से घटित होते हैं: त्वरित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण अग्नि लगना, स्थानीय लोगों, उद्यमी एवं शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि लगाना। नियंत्रण के कुछ उपाय: शिक्षण द्वारा अग्नि लगाने से रोकना, प्रशिक्षण बिंदु, निपुण भूमि चौकसी, संचार, जल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने के शीघ्र का पता लगाना। Forest fires kills 41 in Greece as California files day hopes rest on California breathes easy to fire trimmed. Kid with the matches started massive US fire. यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण के संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों में अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पर है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरोध है। भारत में शेर, चीता और हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड
द कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूचना में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिकों का नैतिक कर्तव्य है। चीतलों का झुंड। शब्दावली: राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड। शब्दावली: जैव मंडल निश्चय यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। क्या आप जानते हैं CITES द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन पर कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं को 5000 जातियों और पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और एल्लो कुछ उदाहरण हैं।